मैंने यार एक ब्लॉक के अंदर ये ग्रुप बनाया है और उसके अंदर कांच की गोलियां रखी हैं, मास की बहुत सारी गोलियां रखी हैं, और यहाँ मैंने उनके बीच में वो जो पटाखों वाला मसाला होता है वो भर दिया है, और उसका एक कॉमन थ्रेड यहाँ निकाला है। पटाखे वाला मसाला होता है, विस्फोटक, कुछ भी जो एक्सप्लोसिव हो, वो मैंने यहाँ रख दिया है। और फिर क्या होने वाला है सबको पता है, इसमें आग लगाई जाएगी तो फिर क्या होगा। रिकॉर्डिंग चालू है ना? तो एक एक करके गोलियां बाहर आएंगी, और हर बार जब एक गोली बाहर आएगी तो इस ब्लॉक के साथ क्या होगा, आगे बढ़ेगा, जैसा कि रॉकेट में होता है। एक रॉकेट से एक्सप्लोसिव के जरिए मास नीचे आता है तो रॉकेट ऊपर जाता है। जैसा कि तुमने देखा होगा, कई आजकल लोग झील में करतब दिखाते हैं, ऊपर किसी चीज़ के ऊपर खड़े होते हैं जिस पर पानी का कनेक्शन होता है पाइप से, और फिर वो पानी का जेट नीचे से निकलता है तो आदमी ऊपर उठ जाता है और फिर कलाबाजियाँ दिखाता है हवा में। तो वहाँ भी क्या होता है, मास नीचे निकलता है तेज़ी से तो उसको रिएक्शन कहाँ मिलता है, ऊपर मिलता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर इससे मास लगातार बाहर आएगा, मैंने कहा यार ये बहुत सारी गोलियां बाहर आ चुकी हैं और धीरे धीरे वो गोलियां बाहर आ रही हैं। अभी अभी ये वाली गोली बाहर निकली है। इस समय यार इस रॉकेट के अंदर कुछ u की वेलोसिटी आ चुकी है और इसके अंदर कुछ v वेक्टर की वेलोसिटी आ चुकी है ना। ये v वेक्टर की वेलोसिटी आ चुकी, मैंने वेक्टर लिखा है, इसका मतलब अभी ये कहाँ है, राइट है, लेफ्ट है, वो सब अननोन है, हमने उसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंट किया है। तो बताओ जब ये dm मास लेफ्ट आया होगा तो जो फ्यूल यहां जला होगा, यहां पे जो एक्सप्लोसिव मटेरियल जला होगा, उसके जलने के दौरान क्या इस रॉकेट को फोर्स कहां मिलेगा, आगे, और इस निकलने वाले पार्टिकल को फोर्स कहां मिला होगा, पीछे। जो कुछ भी होगा एक्शन रिएक्शन के हिसाब से होगा, मतलब जितना फोर्स इस मास को पीछे मिला होगा उतना फोर्स इस रॉकेट को आगे मिला होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। नहीं, यहां पर एक्शन रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। और मैं इस मास पर ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं, ये छोटा सा मास dm है जिसकी वेलोसिटी में अभी अभी अंतर आया है, किस वजह से, इस फोर्स के लगने की वजह से। ये फोर्स जितनी देर ये एक्सप्लोसिव जला होगा उतने टाइम तक लगा होगा। तो मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, किसके लिए, फॉर डीएम मास। इस डीएम मास के लिए मैं लगाने वाला हूं। तो इंपल्स क्या, एफ इंटू टी, चेंज इन मोमेंटम क्या, एम वी माइनस यू। ये बात एम की जगह मैंने डीएम लिखा है और टाइम की जगह dt, क्योंकि यार इस गोली को निकलने में बहुत कम dt टाइम लगा होगा, जितनी देर में वो एक्सप्लोजन के जरिए बाहर निकल गया होगा। तो बता एफ का आंसर मैं लिखना चाह रहा हूं, ये आएगा dm बाई dt v माइनस यू। अच्छा, ये v माइनस यू क्या है, सोचो यार एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है कहीं भी, तो बता इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या देखी जाएगी। हम लोगों ने रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला पढ़ा था कभी, कि दो ऑब्जेक्ट, एक के अंदर v है एक के अंदर u है, तो u वाले के रिलेटिव अगर डिस्कशन किया जाए, यानी ब्लॉक में खड़ा होके कोई इसकी वेलोसिटी देखेगा तो क्या उसमें ब्लॉक की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, इसको हम बोलते थे रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या v माइनस यू को हम लिख सकते हैं v रिलेटिव, है ना, किसका रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टिंग मास। इजेक्टिंग समटाइम्स एडिंग भी होगा, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, एडिंग मास टू द ब्लॉक। क्या इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जितनी वेलोसिटी से निकला है ये v रिलेटिव है। और dm बाई dt क्या है, dm बाई dt क्या है, रेट ऑफ इजेक्टिंग मास, यानी यार ये मास कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है, इसकी यूनिट होगी कितना मास पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होगी, dm बाई dt की किलोग्राम पर सेकेंड।
तो अब ले दे के यार ये जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला याद रखना, और फॉर्मूले में भी बहुत वेक्टर वर्जन याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें इसका स्केलर वर्जन याद रखना है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो आएगा v रिलेटिव dm बाई dt, दैट्स इट। हमें यार डायरेक्शन के चक्कर पालना ही नहीं है, क्योंकि इतनी समझदारी सबके अंदर है। बता अच्छा ये फोर्स किसके लिए आया है, ये फोर्स मैं ये फॉर्मूला पूरा किसके लिए लगाया था, इस पार्टिकल के लिए। तो ये फोर्स इस पार्टिकल को पीछे लगा है, तो ब्लॉक को आगे लगा, उतना ही लगेगा कि अलग लगेगा। तो यानी ये फोर्स का फॉर्मूला ब्लॉक के लिए भी है और पार्टिकल के लिए भी है, हमें जिसके लिए जरूरत हो उसके लिए लगा सकते हैं। पूरी कहानी एक तरफ है, ये फॉर्मूला एक तरफ है, हमें ले दे के ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि इतना थ्रस्ट लगेगा। अगर मास लगातार निकल रहा है तो थ्रस्ट भी लगातार लगेगा, है ना। और इसी के चलते रॉकेट ऊपर उठता है, इसी के चलते वो झील में कलाबाजियां आदमी कर पाता है, और इसी के चलते एक सीन मेरे दिमाग में आता है, मैं आज तक देखा नहीं हूं, किसी फिल्म में ट्राई होना चाहिए कि नीचे से बुलेट कोई फायर कर रहा है। अच्छा, अब एयर वाले इस तरह के आए हैं सेटअप, तुमने देखा होगा वीडियो कुछ कि वो हाथ में सूट पहन लेता है, पीठ में सूट पहन लेता है और हवा उससे निकलती है और फिर वो ऊपर उड़ जाता है। हाँ, आयरन मैन वाला, यस, ऐसे बुलेट पे कभी ट्राई करना चाहिए शाहरुख खान को, बुलेट निकालते हुए ऊपर चढ़ गया ऐसा। तो उसमें भी क्या थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा, v रिलेटिव dm बाई dt। तो दो तरह के मास सिस्टम हो सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा देर पहले डिक्रीजिंग मास सिस्टम दिखाया है, अभी मैं एक और सिस्टम दिखा रहा हूं। सोचो यार ये गन है और ये लगातार बहुत सारे फायर जल्दी जल्दी कर सकता है। बताओ, अगर ये बहुत सारे फायर जल्दी जल्दी कर सकता है तो इस सिस्टम का मास बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो इस बार मैं कहूंगा इस डीएम मास के अंदर वेलोसिटी चेंज फिर से आने वाला है, पहले ज्यादा रहा होगा, बाद में कम हो जाएगा, और उस रिलेटिव वेलोसिटी से इस पे ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जब बताओ ऐड हो रहा होगा, लगातार इसमें मास आके स्टॉप हो रहा होगा, तो ब्लॉक को थ्रस्ट कहां मिलेगा? ब्लॉक को थ्रस्ट कहां मिलेगा? आगे। और जो पार्टिकल आके ऐड हो रहा है उसको थ्रस्ट कहां मिलेगा? ऑब्वियसली वो स्लो डाउन होगा तो उसको थ्रस्ट पीछे मिलेगा। ले दे यार ये थ्रस्ट कितना होगा, तो फिर से उसका फॉर्मूला यही है। देखो डायरेक्शन समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबको समझ आता है कि अगर मास आके ऐड हो रहा है तो मास स्लो हो रहा है, इसका मतलब मास को थ्रस्ट कहां मिल रहा होगा? पीछे, और ब्लॉक को थ्रस्ट कहां मिलेगा? आगे। तो डायरेक्शन तय करना हम समझदारी से दिखाएंगे, हमें केवल इस थ्रस्ट का फॉर्मूला याद रखना है। ये हमारा कौन सा सिस्टम था? इंक्रीजिंग मास सिस्टम, सॉरी, ओके। ये कौन सा सिस्टम है? डिक्रीजिंग मास, और ये हमारा क्या है? इंक्रीजिंग मास। और दोनों के लिए ही, दोनों सिस्टम के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। तो मेन फॉर्मूला तो हमें समझ में आया है, ये कहां से एक्सप्लेन हुआ है? इंपल्स वाले फॉर्मूले से निकल के आया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को कई और तरीकों से लिखा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। सोचो ये पानी से पानी निकालता हुआ एक पाइप है,
और इसके सामने कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसको ये भिगा रहा है, ठीक है। तो क्या इससे निकलने वाला पानी, ब्लू एक भी नहीं बचा क्या? अरे एक तो छोड़ देते यार। हाँ ग्रीन है, लेकिन पानी ग्रीन कलर का नहीं होता ना यार, इस पे गाना बन चुका है ब्लू है पानी पानी, तो मैं ग्रीन ग्रीन कैसे कर दूं? हाँ भाई, ये ऐसे पानी इसको हिट कर रहा है, तो बताओ यार इस पाइप को थ्रस्ट कहाँ मिलेगा? पीछे मिलेगा। अगर कोई कहे इस ब्लॉक को थ्रस्ट कहाँ मिलेगा? आगे मिलेगा। अरे सीधी सी बात है। तो अब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि पाइप को कितना पीछे मिलेगा, या कोई ऐसे कह दे कि इस पाइप को किसी ने पकड़ के रोक रखा है, नहीं, तो बताओ रोकने वाले ने कितना फोर्स अपोजिट में लगाया होगा? सीधी सी बात है, अगर पाइप को कोई रोकने वाला ना हो तो पाइप पीछे झटका खाएगा कि नहीं? जो फायर वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले, वो जिस रफ्तार से पानी निकालते हैं उसको रोकने के लिए उनको अच्छी खासी ताकत लगाना पड़ती है, और सामने कोई पड़ जाए तो वो गिर ही जाता है, ना देखना पड़े। इसे प्रोटेस्ट में जो लोग जाते हैं उनको ये सब देखने को मिलता है। तो अब यार यहां पर थ्रस्ट का फॉर्मूला वही है, हर बार वही रहेगा। मैं एक नए तरीके से थ्रस्ट का फॉर्मूला लिखने वाला हूं। जब यार पाइप का मामला होता है तो हमें पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया जाता है, और किस वेलोसिटी से ये पानी निकल रहा है वो दिया जाता है। अभी मैं कहूं कि अभी अभी ये dx लेंथ पानी निकला है, dx लेंथ, और ए का एरिया है, तो बता रहे इस dx लेंथ में ए का एरिया का पानी बाहर आया है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ dx लेंथ ऑफ वाटर, बताओ क्या होगा? वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू dx। कोई कहे यार मास ऑफ dx लेंथ ऑफ वाटर क्या होगा? बताओ। अच्छा, अगर वॉल्यूम पता हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, और हमें मास लाना हो तो हमें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना पड़ता है। तो एरिया के साथ मान लिया इस लिक्विड की डेंसिटी पता है कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, रो क्या है? पर मीटर क्यूब का मास। तो बता यार पर मीटर क्यूब का इतना मास है तो इतने मीटर क्यूब का मास कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके। ये बात हमने बचपन से पढ़ी यार, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पढ़ा है ना? इसी दिन के लिए पढ़ा है। हर चीज जो हमने बचपन में पढ़ी है वो किस लिए पढ़ी है? बिल्कुल। क्या बता रहे, वॉल्यूम के साथ हमने डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले इसकी यूनिट थी मीटर क्यूब, तो अब इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। अरे भाई मास इक्वल टू क्या होता है ना? इसको मैं डीएम कह रहा हूं, डीएम। क्या डीएम रो ए डी एक्स हो गया कि नहीं? तो मुझे बताओ डीएम बाई डी टी क्या होगा? ये होगा रो ए डी एक्स बाई, अच्छा dx बाई डी टी का मतलब क्या होता है? ये x बदलने का रेट, क्या उसको हम पानी के निकलने का, तो ये क्या बन गया? रो ए वी। और अब इसकी यूनिट पता है क्या हो गई? dx बाई डी टी। पहले यार इसकी यूनिट किलोग्राम थी, और अब टाइम से डिवाइड हो गया तो इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम पर सेकेंड। ये dm बाई डी टी की मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि अभी अभी हमने थ्रस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? v रिलेटिव dm बाई। तो अब यार ये पाइप रुका है और उसके रिलेटिव v स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है, तो बता यार यहाँ पे थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो जरा। वो हो जाएगा v dm बाई डी टी, और dm बाई डी टी की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं? रो ए वी। तो ये बन जाएगा क्या? रो ए वी स्क्वायर। तो यार पहले फॉर्मूला क्या था और अब नया लुक क्या आ गया है? ये कन्वर्जन हमें समझ आना चाहिए, क्योंकि भूल जाएंगे तो कुछ मिनट में हम उसको रिकवर कर सकते हैं, मतलब सेकंड्स में, मिनट भी नहीं लगेगा। तो यार पुराना फॉर्मूला ये था, रटना यही है यार। मुझे लगता है रटना एक ही चाहिए, उसके बाद कड़ियां जोड़ना हमें आना चाहिए। क्या ये थ्रस्ट इस पाइप को पीछे लगेगा? कोई पूछे इस ब्लॉक को थ्रस्ट कितना आगे लगेगा? उसका भी आंसर यही है। इस आदमी ने रोकने के लिए कितना फोर्स लगा रखा होगा? उसका भी आंसर यही है।
बस अच्छा, यहां मैंने इसमें कहा कि हर बुलेट, ये बहुत सारी बुलेट किसी गन से निकल रही हैं, और ये बुलेट अगर लगातार गन से निकल रही है, कोई पूछ सकता है गन को कितना थ्रस्ट पीछे मिलेगा, कोई पूछ सकता है जिस वुडन ब्लॉक में ये गन लगातार बुलेट फायर हो रही है और यहाँ पे आके बुलेट रेस्ट पे आ जाती हैं, तो बताओ इस वुडन ब्लॉक को थ्रस्ट कितना आगे लगेगा। दोनों एक ही बात है यार। इसको थ्रस्ट इसलिए लगेगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग मास सिस्टम है, और इसको इसलिए लगेगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग मास सिस्टम है ना। इसमें अगर n बुलेट हर सेकंड निकल रही है तो इसमें n बुलेट पर सेकंड ऐड हो रही हैं, तो थ्रस्ट का फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही आने वाला है ना। कितना आएगा, तो अभी यार हम लोगों ने फॉर्मूला तो यही पढ़ा है हर बार। मैं कह रहा हूं कि अगर अभी तक इसमें n बुलेट का मास पूछा जाए, एक बुलेट का मास क्या है, मास ऑफ वन बुलेट क्या है m, तो मास ऑफ n बुलेट क्या होगा, वो हो जाएगा n m, ये हो जाएगा। इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं dm बाई dt, तो यहां m फिक्स टर्म है और n वो संख्या है जो लगातार बदल रही है, तो ये बन जाएगा m इंटू डी एन बाई डी टी। मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अगर मैंने m का डिफरेंशिएशन किया है तो यहां भी तो किसी का डिफरेंशिएशन होगा। dn बाई dt क्या हो गया, n नंबर था तो dn बाई dt क्या हो गया, वो हो गया नंबर पर सेकेंड, उसको मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है। dn बाई dt की यूनिट होगी नंबर पर सेकेंड, हालांकि नंबर कोई यूनिट नहीं होता है लेकिन वो भी एक तरह का काउंटिंग पर सेकेंड है। तो यार कैपिटल एन था नंबर और स्मॉल एन क्या है, नंबर पर सेकेंड। तो बता रहे डीएम बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एन लिख सकते हैं। तो बता रहे थ्रस्ट का नया फॉर्मूला अब क्या आ गया, वो आ गया v इंटू डीएम बाई डी टी था, तो v की जगह v है और dm बाई dt की जगह क्या आ गया nm। क्या बात समझ में आ गई। इसी में यार हम लोग एक और डिस्कशन करने वाले हैं। सोचा ये एक स्टील ब्लॉक है और इतना हार्ड ब्लॉक है कि इससे बुलेट टकराती है और टकराने के बाद ये बुलेट लौटती भी हैं। तो क्या यार मान लिया ये v1 स्पीड से टकरा रही है और v2 स्पीड से लौट रही हैं, तो इस सिस्टम में दो प्रोसेस हो रहे हैं। पहले मास आके टकरा के ऐड हो रहा है और उसके बाद केवल ऐड हो रहा होता तो थ्रस्ट कितना मिलता v1 nm, और केवल लौट रहा होता तो क्या मिलता v2 nm, और इसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं तो इसको थ्रस्ट कितना मिलेगा, इसको मिलने वाला थ्रस्ट होगा मास हिट एंड रिफ्लेक्ट। अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, अब हिट भी कर रहा है रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो अब थ्रस्ट कितना मिलना चाहिए v1 nm, इसलिए क्योंकि आके टकरा के पहले स्टॉप किया जा रहा है, और फिर v2 nm इसलिए क्योंकि उसको पीछे मोशन भी मिल रहा है। नहीं, मुझे बताओ अगर ये आने की वेलोसिटी और जाने की वेलोसिटी सेम हो जाए, या कभी कभी लिख दिया जाए इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, इलास्टिक में ऐसा होता है कि जितने से आता है उतने से जाता है, तो बताओ यार थ्रस्ट कितना हो जाएगा 2v nm। ये सारी बातें
नोट कर लिया भाई। नोट कर लिया। कल की क्लास में नहीं थी। ठीक, सही किया। अच्छा अच्छा। तो चेन जब भी दी जाएगी तो इसका मास देने का एक तरीका होगा। इसका मास देने का तरीका होगा कि ये पर यूनिट लेंथ में कितना मास रखती है। जैसे कोई भी मटेरियल का मास देने का तरीका होता है कितना यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, लेकिन लंबाई वाली चीज के मास देने का एक और तरीका होता है कितना पर यूनिट लेंथ का मास है। इसका मास पर यूनिट लेंथ कई जगह म्यू सिंबल यूज होता है, कई जगह लेमडा सिंबल यूज होता है। मैं लेमडा यूज करने वाला हूं आगे चल के, इसलिए मैं लेमडा लिख रहा हूं। इस लेमडा की यूनिट क्या होगी? मास पर यूनिट लेंथ है तो यूनिट क्या होना चाहिए? किलोग्राम पर मीटर। मास पर यूनिट लेंथ है तो इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर। तो एक तरह से इस चेन के पर मीटर का मास क्या है? लेमडा है। तो मैं कहूं यार कि इस चेन के वाई लेंथ का मास क्या होगा? मास ऑफ वाई लेंथ क्या होगा? अरे सीधी बात है यार, पर यूनिट लेंथ का मास लेमडा है तो वाई लेंथ का वाई लेमडा हो जाएगा। भाई जब जब पर वाली डेफिनेशन आती है फिजिक्स में तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जरूर आता है। तो पर के लिए मास लेमडा है तो वाई के लिए मास क्या हो जाएगा? वाई लेमडा। इसको मैं इसको मैं एम कह रहा हूं। कितनी लेंथ का मास है ये? वाई लेंथ का। मुझे बता यार वाई के छोटे से चेंज, अभी अभी ये dy मास, मैं y का छोटा चेंज dy इसको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी y में ये थोड़ी धीरे से ऐड होने वाला है। जैसे जैसे चेन गिरेगी तो क्या y गिर चुका है और y में अभी अभी dy ऐड होने वाला है। तो उस dy का मास क्या होगा? मास ऑफ dy लेंथ क्या होगा? उसको मैं dm कहूंगा क्योंकि बहुत छोटा सा लेंथ है तो उसमें छोटा सा मास होगा। वो हम क्या लिखेंगे? dm इक्वल टू लेमडा इंटू dy। क्या ये बात जनता समझ रही है? तो बताया dm बाई dt क्या आएगा? ये आएगा लेमडा इंटू dy बाई dt। क्या जनता समझ रही है? अच्छा ये dy बाई dt का मतलब क्या है? dy बाई dt का मतलब है कि ये टुकड़ा कितनी तेजी से नीचे आ रहा है। भाई वेलोसिटी का मतलब होता है कितने मीटर पर सेकंड ये नीचे आ रहा है, और dy बाई dt का मतलब भी यही कितना y पर सेकेंड कवर हो रहा है। तो दोनों एक ही बातें हैं कि नहीं? तो यहां पर dm बाई dt फिर से एक नए लुक में आ गया है। क्या आ गया? लेमडा इंटू वी। क्या ये समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताओ, अगर किसी चेन को किसी ने ऐसे होल्ड करके, ये लंबा आदमी बनाना पड़ गया है, ऐसे होल्ड करके किसी ने चेन को अचानक से गिरा दिया है, तो जो टुकड़ा नीचे होगा वो कम स्पीड से टकराएगा। जैसे जैसे और ऊपर का टुकड़ा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये चेन फ्रीली, उसकी हर कड़ी जी के इफेक्ट में गिर रही है, और जी के इफेक्ट में गिर रही है तो जितना ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा। मैंने यार एक जनरल dy के बारे में बात करी है, जो कितना, जिस समय यार ये गिरना शुरू हुआ था तो ये कितना ऊंचाई पे रहा होगा। अरे देखो इस dy से पहले कितनी चेन है? y। तो क्या y ऊंचाई के इस dy की किस्मत में कितनी हाइट कवर करना लिखा है? यार ये बताओ, ये dy लेंथ का जो मास है ये कितनी हाइट कवर करके यहां पहुंचा है? y लेंथ कवर करके यहां पहुंचा है, y हाइट। तो बताओ जब ये गिरेगा तब किस स्पीड से टकराएगा?
तुम्हें पता है कोई भी एम मास अगर h ऊंचाई से गिरता है रेस्ट से तो उसका स्पीड कितना आता है √2gh। तो इसका स्पीड पता है कितना आने वाला है √2gy। मैंने यार इसी चेन को ऐसे छोड़ा है तो ये गिरना शुरू हो गई और गिरने के बाद ये वाला हिस्सा खिसल के बगल में चला जा रहा है। तो मैं इस dy टुकड़े की बात कर रहा हूं। ये dy टुकड़ा इस स्पीड से टकराएगा कि नहीं, कितने से √2gy से। क्या जनता समझ पा रही? तो dm/dt का आंसर अभी मैंने लैम्डा v लाया था। पहले तो यार ये भी एक कड़ी है, हो सकता है आंसर इसी लुक में आया है और अब मैं उसको एक और लुक में लिख रहा हूं। v को क्या लिख सकते हैं, चलो v को बाद में लिख देंगे। मुझे बताओ थ्रस्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? क्या ये चेन लगातार अगर इस टेबल से टकराएगी तो इस टेबल को टकराते वक्त नीचे थ्रस्ट दे रही होगी कि नहीं? और यही टुकड़ा क्यों, हर टुकड़ा गिरते समय इसको थ्रस्ट दे रहा होगा। हालांकि हर टुकड़ा अलग अलग स्पीड से टकरा रहा होगा तो थ्रस्ट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होगा। शुरू में स्पीड कम होगी और बाद में जब आखिरी कड़ी गिर रही होगी तब थ्रस्ट कुछ अलग ही लेवल का होगा। क्या जनता समझ पा रही? तो थ्रस्ट का आंसर क्या होगा? v रिलेटिव dm/dt। तो यार v रिलेटिव यही वाला v है और dm/dt हम क्या लाए हैं लैम्डा v। तो थ्रस्ट का आंसर कितना आ गया लैम्डा v²। बात कर लो, थ्रस्ट का आंसर आ गया लैम्डा v²। अगर v के टर्म में कोई बात करे। अब मुझे बता v² को हम और क्या लिख सकते हैं 2gy। तो ये बन गया 2g लैम्डा y। ये थ्रस्ट का आंसर आ गया। मेन फॉर्मूला वही है, उसके अनेक अनेक अवतार नजर आ रहे हैं। बस मेरा ये एक फॉर्मूला था, इसी को हमने अभी थोड़ा देर पहले फ्लूइड के लिए क्या पढ़ा था ρAV। फिर क्या पढ़ा VNM, क्या पढ़ा VNM और अब क्या पढ़ा है लैम्डा v²। और v को हमने क्या लिख दिया है यार। इसमें दो क्वेश्चन हो सकते हैं। ये मैंने थ्रस्ट ड्यू टू कंटिन्यूअस हीटिंग ऑफ चेन निकाला है। चेन की कंटिन्यूअसली हीटिंग की वजह से इतना थ्रस्ट आएगा। इसमें एक क्वेश्चन और फैशन में चल रहा है, ओवरऑल फोर्स बाय द चेन ऑन द टेबल। बाय द चेन ऑन टेबल, या कभी कभी उल्टा पूछा जाता है ओवरऑल फोर्स बाय द टेबल ऑन द चेन, एक ही बात है। तो ये ओवरऑल का मतलब क्या है मुझे बताओ। कोई भी मास अगर लगातार ऐड हो रहा हो या इजेक्ट हो रहा है तो फोर्स लगता है, वो एक चीज है, वो टकराने की वजह से लग रहा है। लेकिन मुझे बताओ अगर वाई की चेन पहले से यहां गिर चुकी है तो क्या इस वाई चेन का वेट टेबल को प्रेस कर रहा होगा, टेबल के साथ कांटेक्ट बनाएगा? तो क्या ये चेन इसको नॉर्मल एक्शन नीचे दे रही होगी और चेन को नॉर्मल एक्शन ऊपर मिल रहा होगा? ये नॉर्मल एक्शन वैसा ही है जैसे हम कभी किसी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। एक ब्लॉक एम मास का रखा है तो क्या वो टेबल को पुश करता है नीचे ग्रेविटी की वजह से और टेबल उसको पुश करती है ऊपर? क्या ये रिएक्शन फोर्स तो अगर ये ना गिर रहा होता तो भी क्या कोई रखी हुई चीज पे भी लगता है? यानी ये वाला जो रिएक्शन फोर्स है ये तो रखी हुई चीज पे भी लगता है, लेकिन ये वाला जो थ्रस्ट फोर्स है ये किस वजह से लग रहा है? गिरने की वजह से। तो ओवरऑल टेबल पे कौन कौन से फोर्स है यार? एक थ्रस्ट गिरने वाला और एक नॉर्मल वो जो पहले से गिर चुकी है चेन उसके वेट की वजह से। क्या जनता समझ पा रही? तो इसमें रिएक्शन फोर्स चाहे तुम कह दो चेन ने टेबल को क्या क्या दिया, थ्रस्ट और एन दिया है, या टेबल ने चेन को क्या दिया, तो एक एन इधर देगा इसको रोकने के लिए और एक एन इधर देगा थ्रस्ट को रोकने के लिए। तो आंसर में दोनों चीजें शामिल होंगी। क्या क्या शामिल होगा? एफ थ्रस्ट प्लस एन, एन की जगह आएगा mg और थ्रस्ट की जगह आएगा क्या, अभी अभी हमने जो निकाला है क्या आया था 2g लैम्डा y। अच्छा मुझे बताओ mg कितने हिस्से का मास है? y हिस्से का। तो y हिस्से का मास क्या होगा यार? लैम्डा पर यूनिट लेंथ का, तो y लेंथ का क्या होगा y लैम्डा g। तो ये बता 2g लैम्डा y पहले से था और y लैम्डा g और आ गया, तो ये कितना आ गया 3y लैम्डा g।
ये बात ध्यान रखें, 2y लैम्डा जी तब है जब केवल हम थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, और ओवरऑल फोर्स में क्या आ गया है 3 लैम्डा जी वाई। ये भी यार बहुत फेमस होता जा रहा है डिस्कशन धीरे धीरे। तो फिर से यार कहानी को फिर से समराइज कर देता हूं यार। थ्रस्ट का ये फॉर्मूला है dm बाई dt। अभी हमने फ्लूइड वाले डिस्कशन में क्या निकाला था, रो ए बी। फिर बुलेट वाले डिस्कशन में क्या निकाला, वी एन एम, है ना। और यहां हमने क्या निकाला है, लेमडा वी स्क्वायर। ये याद रखो, लेमडा वी स्क्वायर, मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एफ थ्रस्ट क्या आया है, लेमडा वी स्क्वायर। अब वी का आंसर क्या आ गया, रूट 2 जी वाई। ये तो यार हम याद आ ही जाएगा ना भाई, इतना याद रहेगा तो ये याद आएगा। तो फिर ओवरऑल थ्रस्ट फोर्स की बात भी पूछी जा सकती है टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में ज्यादा आते हैं ये सब क्वेश्चन, नीट में कम चांसेस है। ये तो पूछा ही जा सकता है यार। और वो रो ए वी स्क्वायर वाला तो फेमस ही है, ये वाला थोड़ा रेयर है। तो हम लोगों ने यार अब इस रॉकेट को लॉन्च कराना है। इसरो ने अभी अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। हम लोग कम से कम ऑन पेपर कुछ तो लॉन्च करें। जब भी यार कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो नीचे से बहुत तेजी से मास इजेक्ट होता है अलोंग विद द फ्यूल। मतलब वो जो बर्निंग गैसेस होती हैं उसके साथ क्या निकलता है, मास। मास निकल रहा है नीचे को, तो इस रॉकेट को थ्रस्ट कहाँ मिलेगा, ऊपर। और यही थ्रस्ट इसको ऊपर उठा सकता है। तो लॉन्च का मतलब है बस जस्ट ये चल दे, फिर आगे का आगे देखा जाएगा, हमें केवल बस उठा देना है। क्या करने वाले हैं भाई लोग, हाँ बिल्कुल थ्रस्ट लगेगा। तो यार किसी रॉकेट को लॉन्च होने के लिए क्या जरूरी है कि इसको मिलने वाला थ्रस्ट कम से कम उसके वेट को संभाल ले। ये जस्ट उठाना है तो एक्सेलरेशन 0 भी हो जाए चलेगा, लेकिन ये जो नॉर्मल एक्शन का सहारा इसने ले रखा है वो क्या हो जाना चाहिए, 0। क्या बताओ, कोई रॉकेट अगर लॉन्चिंग पैड में टिका हुआ है तो इसका मतलब लॉन्चिंग पैड ने उसको उसके वेट को सहारा दे रखा है। और जब वो लॉन्च होना शुरू होगा तो उसका क्या, नॉर्मल एक्शन एक पल के लिए 0 हो जाएगा और उसके बाद वो ऊपर उठ जाएगा। तो यार जस्ट नॉर्मल एक्शन 0 हुआ है और बस ये जस्ट उठने ही वाला है, जस्ट चलने ही वाला है। तो बता यार इसको थ्रस्ट इतना होना चाहिए जो उसके वेट को संभाल सके। तो बस अब हमें क्या कर देना है, थ्रस्ट को इसके वेट के बराबर लिख देना है। थ्रस्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, v रिलेटिव dm बाई डी टी इज इक्वल टू क्या, 2000 g। v रिलेटिव कितना है लाना है, dm बाई डी टी कितना है 10। तो यार v रिलेटिव कितना आ जाएगा, 2000 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से अगर ये मास इजेक्ट होगा तो रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। बात क्लियर है भाई। अच्छा ये बिल्कुल स्टार्टिंग की कहानी है। अब जैसे ही ऊपर उठेगा ना तो इसका मास हो चुका होगा कम, ये 2000 थोड़ी बना रहेगा, थ्रस्ट अब भी उतना ही लग रहा होगा। तो इसके बाद तो वो एक्सलेट करते हुए ऊपर जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है।
10 मिनट ज़्यादा लग गया है प्लान के हिसाब से। तो इसके सारे क्वेश्चंस अब ट्राई करना है। क्या ब्रेक की ज़रूरत है या टेस्ट पेपर दे दिया जाए?